Good evening, everyone. So, this is the second class of the Law of Tort, Code 1003, फर्स्ट सेमेस्टर LLB 3 years. तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप फर्स्ट क्लास देखें, तब आप सेकंड क्लास को ही देखें उसके, बिकॉज उसके बिना आपको ये चीज़ समझ नहीं आने वाली है. So, hi, my name is Mohammad Mustaqim, Assistant Professor. I have done my BCom, LLB, LLM, and 4 times UGC NET, and I am pursuing my PhD in law. So, I'll try to teach you, okay? I'll make my effort और कोशिश करेंगे कि आपको बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ हम लॉ को समझा सकें, बिकॉज आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं. और फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि आप किसी भी स्ट्रीम से आए होंगे बट लॉ आपने नहीं पढ़ा होगा, लॉ का आप ABCD भी नहीं जानते होंगे. सो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि बहुत ही आसान भाषा में आपको कानून समझाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ. ओके. सो अभी तक हम लोगों ने समझा था कि टॉर्ट क्या है, टॉर्ट किस भाषा का शब्द है, और टॉर्ट की क्या डिफरेंट डेफिनेशंस हैं. अलग अलग जो ज्यूरिस्ट हैं उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं. सामंड, विनफील्ड, अंडरहिल, इन लोगों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं. उसके क्या आवश्यक तत्व हैं विनफील्ड की परिभाषा के अनुसार. फिर उसमें हमने समझा कि टॉर्ट में क्या 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है, जैसे अनुचित कार्य का होना, ओके, दूसरे व्यक्ति को क्षति होना, और उसकी क्षतिपूर्ति के लिए कोई कानूनी उपाय होना. ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी. ओके. तो इस क्लास को आप पहले लीजिएगा, उसके बाद हम लोग सेकंड क्लास पे चलते हैं. ठीक है. तो हमने अभी तक सारी चीज़ों को समझा. आज हम लोग समझेंगे कि अपराध और अपकृत्य यानी क्राइम और टॉर्ट में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अपराध और अपकृत्य यानी क्राइम एंड टॉर्ट में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों एक ही चीज है, क्या ये अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो इनमें क्या अंतर है. ठीक है, चलिए. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई जो क्राइम है, जो अपराध है, उसमें जो कार्रवाई है वो कहाँ होती है. देखिए, आपने सुना भी होगा कि सिविल मामला है या दीवानी यानी एक क्रिमिनल मैटर होते हैं और एक कुछ होते हैं सिविल मैटर. ठीक है. तो सिविल से मतलब होता है जहां पर प्रॉपर्टी या सिविल राइट से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको लिया जाता है. ओके. जैसे आपके जो टॉर्ट के मामले हैं ये सिविल मैटर्स होते हैं, ये सिविल रॉन्ग है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था. ठीक है. ये क्या है, सिविल रॉन्ग है. यानी कि इन, अगर मान लीजिए किसी के साथ टॉर्ट होता है तो टॉर्ट का जो मामला है वो सिविल कोर्ट में जाएगा, जबकि जिनके साथ क्राइम होगा, क्राइम हुआ होगा, इस स्थिति में FIR होगी. ओके. जस्ट अ मिनट. ओके. तो जो टॉर्ट के मामले होंगे वो दीवानी न्यायालय यानी कि सिविल कोर्ट्स में जाएंगे. और जो फौजदार जो अपराध के मामले होंगे जिसमें कोई क्राइम हुआ होगा, जैसे चोरी, लूट, डकैती, हत्या, रेप, तो ये फौजदारी न्यायालयों में जाए. इनको हम कहते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स. ठीक है. तो अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई होती हैं. ठीक है. अपराध की बात करते हैं. देखिए, तो अपराध जब होता है तो ये एक सार्वजनिक अधिकार, जो लोकलक्षी सार्वजनिक अधिकार होता है, उसका उल्लंघन माना जाता है. और याद रखिएगा, अपराध हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है, स्टेट के अगेंस्ट. यानी कि जो सरकार होती है, अपराध उसके विरुद्ध माना जाता है. हालांकि ये व्यक्ति विशेष के विरुद्ध होता है. जैसे मान लीजिए A ने B की साइकिल चुरा ली, तो ठीक है, नुकसान इसमें B का हुआ है. बट चूंकि ये एक ऐसा एक्ट है
जो कहीं ना कहीं पब्लिक राइट को अफेक्ट करता है। अगर मान लीजिए चोरी होने लगे, बहुत ज्यादा चोरी होने लगे, तो हम क्या कहेंगे, भाई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कहीं भी कोई भी चीजें चोरी हो जाती हैं, लूटपाट हो जाती है, रेप हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, आपने सुना होगा। पॉलिटिकल इंसिडेंट्स भी होते हैं, इन चीजों को पॉलिटिसाइज किया जाता है। तो अपराध जो है वो हमेशा सरकार के विरुद्ध माना जाता है। ठीक है, इसलिए जब केस भी चलता है तो उसका टाइटल भी ऐसे रहता है, सरकार बनाम XYZ। ठीक है, जो भी व्यक्ति ने अपराध किया, चोरी, चाहे उसने आपका सामान उठाया हो, लेकिन सरकार उस पर केस चलाएगी। ठीक है, क्योंकि ये एक पब्लिक राइट का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है, ये एक लोकलक्षी सार्वजनिक अधिकार का उल्लंघन होता है। ठीक है, और हमेशा ये माना जाता है कि ये सर्वसाधारण के प्रति अपराध होता है। ठीक है, जबकि जो टॉर्ट है वो कहीं ना कहीं एक पर्सनल राइट का उल्लंघन माना जाता है, व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन होता है। और ये कृत्य जो होता है, ये जो एक्ट होता है, ये आपके यानी व्यक्ति विशेष के प्रति होता है। तो सपोज करो किसी ने आपके लीगल राइट का वॉयलेशन किया। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया था कि ए को सी ने वोट डालने नहीं दिया, वो जो एसबे वर्सेस वाइट वाला केस था। तो यहां पर जो केस का टाइटल होगा ना, ऐसे रहेगा, ए वर्सेस सी। ठीक है, रामपाल बनाम ब्रह्मपाल, ऐसे रहेगा। ठीक है, रामपाल वर्सेस ब्रह्मपाल, कुछ भी, मतलब ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है। अगर आप में से कोई रामपाल ब्रह्मपाल है तो प्लीज डोंट माइंड ना। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्योंकि यहां पर मान लीजिए रामपाल ने का उल्लंघन हुआ है राइट का, ब्रह्मपाल ने किया है, तो रामपाल ने ब्रह्मपाल पे केस किया है। ठीक है, ब्रह्मपाल ने रामपाल के व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन किया था, और यहाँ स्टेट का कोई मैटर नहीं होता। ठीक है, ये स्टेट के अगेंस्ट नहीं होता। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, जो अपराध होगा, मैंने बताया आपको कि ये हमेशा स्टेट के अगेंस्ट जाता है, तो इसमें स्टेट ही कार्रवाई करता है। जैसे पुलिस है, पुलिस FIR दर्ज करती है। ठीक है, इसमें कार्रवाई कौन करता है, पुलिस करती है। पुलिस क्या है, भाई राज्य का हिस्सा है, राज्य का कहीं ना कहीं अंग है एक। तो इसमें ठीक है, हो सकता है कि भाई आपके विरुद्ध भी वो अधिकार जो वो अपराध हुआ हो, लेकिन जो कार्रवाई करती है वो हमेशा राज्य सरकार करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट के अगेंस्ट होता है। ठीक है, और जो उसके विरुद्ध जो मुकदमा चलाती है वो भी सरकार चलाती है। तो आप देखिएगा, सरकारी वकील भी होते हैं, क्यों, इनका यही काम होता है। सरकारी वकील का काम यही है कि जिन लोगों ने सरकार के विरुद्ध अपराध किए हैं उनको क्या किया जाए, उनको जेल कराया जाए, सजा दिलाई जाए, उनके ऊपर मुकदमे चलाए जाए, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें जिसको नुकसान हुआ है, जो क्षतिग्रस्त पक्ष है, इंजर्ड पार्टी है, जिसके लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है, वो ही मुकदमा चला सकता है। चलाना चाहता है तो चला सकता है, नहीं चलाना चाहता नहीं चला सकता। ठीक है, इसमें राज्य के द्वारा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी, मान लीजिए आपका जो लीगल राइट है उसका वायलेशन हुआ है, तो आपकी मर्जी है, आप उसमें राइट जो है वो मुकदमा चलाना चाहे चला सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेट को कुछ में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, अपराध का उद्देश्य, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं। ठीक है, तो अपराध जब होता है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उस पर मुकदमा चलाती है। क्या उद्देश्य रहता है इसमें, उद्देश्य ये रहता है ताकि लोगों को सजा मिले और आगे फर्दर क्राइम ना हो और अपराध ना हो। ठीक है, और अपराध ना हो, इसीलिए तो आपने देखा होगा लॉ एंड ऑर्डर, है ना। लॉ एंड ऑर्डर पे इतना फोकस क्यों किया जाता है, सरकार का भाई एक वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और अगर किसी ने मान लो कोई गड़बड़ की है, कोई अपराध किया है, तो उसको सजा दिए दी जाए, और ऐसी सजा दी जाए ताकि भाई दूसरे लोग जो हैं वो करने से पहले सोचें, 100 बार सोचें। तो आपने देखा होगा बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट जारी होते हैं वगैरह वगैरह, कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा दिस एंड दैट। ठीक है, इस तरह की घटनाएं हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, मीन्स यहाँ हम लॉ में पॉलिटिक्स को नहीं ऐड करना चाहते। बस इतना समझ लीजिए कि हमेशा सरकार का ये उद्देश्य रहता है कि जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए, और ऐसा दंड दिया जाए ताकि बाकी लोग डरें, बाकी जो अपराधी हैं वो डर जाएं, और अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, अपराध ना करें। ठीक है, समझ आई बात। ठीक है, अपराध का उद्देश्य में, जबकि जो अपकृत्य का
ये है उद्देश्य है। इसमें क्या होता है कि भाई जिसको डैमेजेस हुए हैं, जिसको क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति दिलाई जाए उसको। ठीक है। जो क्षतिग्रस्त पक्ष होता है उसकी जो व्यक्तिगत हानि है, जो डैमेजेस हुए हैं उसको। ठीक है। अब मैंने बताया था, एक क्षति होती है, इंजरी। ओके। जिसमें उसके लीगल राइट का वायलेशन होता है, और एक होता है हानि, जिसमें उसको डैमेजेस हुए होते हैं। तो दो चीजें हो सकती हैं, और एक तो मिनिमम होना जरूरी है भाई। ये बात तो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि क्षति का होना तो बहुत जरूरी है। ओके। इंजूरिया साइने डैमनम जब हमने बात की थी, ठीक है, इंजूरिया साइने डैमनम, यानी कि इंजरी हुई है बिना डैमेजेस के। तो अगर क्षति हुई है, और क्षति से मतलब क्या है यहां पर, कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना, कानूनी अधिकार का उल्लंघन, इसके बिना टॉर्ट हो ही नहीं सकता। ये बात बस ऐसे समझ लो कि दिमाग में बैठा लो, रट लो, कुछ भी कर लो। बट एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है बच्चों, कि जब तक आपके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, टॉर्ट हो ही नहीं सकता। ठीक है। जब तक कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है, लीगल राइट का इन्फ्रिंजमेंट जब तक नहीं होगा, ओके, तब तक टॉर्ट नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दिस थिंग। ठीक है। लीगल राइट हैज टू बी इन्फ्रिंज्ड, लीगल राइट हैज टू बी वायलेटेड, अदरवाइज यू कैन नॉट से दैट द टॉर्ट हैज बीन कमिटेड। टॉर्ट नहीं होगा, कभी नहीं होगा जब तक लीगल राइट का वायलेशन ना हो। मैंने बताया ना, आपने दुकान खोली, दूसरे की दुकान पहले से चल रही थी, उसको नुकसान हो गया, उसने आपके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर दिए, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुकान खोलने का अधिकार है, आपको भी है। तो यहाँ लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ। अगर लीगल राइट का वायलेशन नहीं होगा तो टॉर्ट भी नहीं होगा, याद रखिएगा। तो टॉर्ट का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है किसी व्यक्ति को जो डैमेजेस, जो 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 क्षति हुई है, जो हानि हुई है, उसकी पूर्ति करना। ओके। अपराध एक सार्वजनिक दोष है। ठीक है। ये पब्लिक के अगेंस्ट होता है। ठीक है। इसलिए सरकार द्वारा ही सजा दी जाती है। ठीक है। सरकार का काम होता है उसे सजा दिलाना, पुलिस का काम होता है उसे सजा दिलाना। ठीक है। इसीलिए पुलिस, सीबीआई, दिस एंड दैट, जो जितनी भी एजेंसीज बनी होती हैं, ठीक है, एनआईए, ए और वगैरह वगैरह, ताकि उन लोगों को पकड़ा जा सके। आपने सुना ना, भाई पुलिस होती है, नॉर्मली पुलिस होती है, ठीक है, सीआईडी होती है, सीबीसीआईडी भी होती है। ओके। कई तरह के जो फोर्स, एसटीएफ होती है, स्पेशल टास्क फोर्स, सीबीआई होती है, ठीक है, एनआईए होती है जो आतंकवादी या इस तरह की उसमें काम करती है। ठीक है। चलिए, तो इनका काम होता है कि जो सार्वजनिक दोष है, ऐसे दोषियों को पकड़ के सजा दिलाया जाए। ठीक है। उनको फांसी की सजा जो भी है, या जेल में जो डाला जाए, वह आतंकवादी है तो भाई उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। जबकि जो टॉर्ट होता है एक व्यक्तिगत दोष है। ठीक है। ठीक है। इसमें बस क्षतिपूर्ति दिलाई जाए, क्षतिपूर्ति दिलाते हैं, जो क्षतिपूर्ति है, जो भी डैमेजेस हुआ है। ओके। चलिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं टॉर्ट और संविदा भंग में अंतर, यानी अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि संविदा है क्या। ठीक। चलिए, सबसे पहले हम संविदा समझते हैं। मीन्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ बेसिक बातें मैं आपको इसको इसके बारे में बताऊं। देखिए, जो संविदा है इसमें एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा पक्षकारों का होना जरूरी है। मीन्स इसमें होती हैं पार्टीज। ठीक है। जैसे ए एंड बी। अब इसमें कोई भी व्यक्ति एक ऑफर करता है, ठीक है, और उस ऑफर को दूसरा व्यक्ति एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्टेंस होती है। उसमें कोई कंसिडरेशन होगा, भाई आप मेरा ये काम करो, आपको बदले में ये मिलेगा। ठीक है। कंसिडरेशन होता है। अब ऑफर होता है, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होती है, उसमें कंसिडरेशन होता है।
ठीक है, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप दिन भर में पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट करते हो जाने अनजाने। आपने कैब बुक करी, ठीक है, ओला या उबर, ठीक है। आपने एक तरीके से कहा भाई मुझे मुंबई पहुंचा दो, ठीक है। पार्टी ने ऑफर किया, ठीक है। ओला ने या उबर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है पहुंचा देंगे। आपने पूछा कितना लोगे भाई, उसने कहा साहब 5,000 रुपये लेंगे, ठीक है। 5,000। आपने कहा ओके डन। तो यहाँ ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ, कंसिडरेशन, यानी कि एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब चूंकि ये जो काम आप कर रहे हैं ये लीगल था, और अगर ऐसी चीजें लीगल हैं तो भाई ठीक है, उनको एनफोर्स किया जा सकता है, मतलब कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। मान लो अगर ब्रीच होता है, मान लो आपने उबर से कहा कि ठीक है भाई मुझे मुंबई पहुंचा दो, उसने कहा ठीक है पहुंचा देंगे, 5,000 रुपये लेंगे, आपने कहा ओके डन। और रास्ते में उबर वालों ने आपको रास्ते में ही उतार दिए, ठीक है, मान लो पुणे उतार दिया, आपको मुंबई नहीं पहुंचाए। तो आप कहेंगे भाई ये तो आपका अपना संविदा जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको ब्रीच कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको समझना, ठीक है। यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई एग्रीमेंट होता है, और उसको अगर कोई तोड़ता है तो उसमें क्या फर्क है, और एक टॉर्ट में क्या फर्क है। चलो समझते हैं एक एक करके। अपकृत्य, अपकृत्य में क्या होता है कि एक तरह का ये एक कर्तव्य भंग होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी होता है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और ऐसी ड्यूटी जो कानून ने निर्धारित कर रखी है कि भाई आप किसी के साथ सपोज करो किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी को गाली गलौज नहीं करेंगे, जनरल पब्लिक के प्रति ये आपकी ड्यूटी होती है। जनरल जनरल मतलब कोई भी हो सकता है, इसमें आप किसी को पहले से जानेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। जबकि संविदा में क्या होता है, संविदा में यानी जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप संविदा भंग करते हैं तो उसमें भी आपका एक कर्तव्य होता है। लेकिन वो कर्तव्य में, याद रखिएगा, वो कर्तव्य एक व्यक्ति विशेष के प्रति होता है। सपोज करो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, कंडीशन को तोड़ दिया, तो सिर्फ बी ही इसके ऊपर केस कर सकता है, सी नहीं कर सकता। टॉर्ट में क्या होगा, ए जिसके अगेंस्ट भी टॉर्ट करेगा वही उस पर केस कर सकता है, कोई भी, ABCD, कोई भी। जबकि कर्तव्य जो संविदा भंग है उसमें सिर्फ वही व्यक्ति उसके ऊपर केस करेगा, क्षतिपूर्ति के लिए दावा करेगा, ठीक है, डैमेजेस मांगेगा, जिसके साथ वो क्या हुआ होगा, एक संविदा हुई होगी। चलो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं बहुत अच्छे से। एक पर्सन है ए, ही वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, और इसने, चलो किसी का नाम वैसे लेना ही चाहिए बट चलो ले लेते हैं। दृष्टि IAS, ठीक है, दृष्टि IAS आपने सुना होगा, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसने यहाँ की वो ले ली, मतलब कोर्स ले लिया कि ठीक है भाई 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए जो भी फीस है, और मुझे IAS की कोचिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ब्रीच होता है, सपोज करो। ब्रीच कैसे होता है, मान लो क्लास देनी बंद हो गई, या क्लास से इसको हटा दिया, या इसको सब्सक्रिप्शन जो लिया था ऑनलाइन वगैरह कुछ भी ऐसा हुआ जो ब्रीच हो गया, तो ये ए जो है वो दृष्टि के ऊपर ही तो केस करेगा, या फिर दूसरी संस्था, सपोज करो राहुल IAS, इसके ऊपर थोड़ी केस कर देगा, क्योंकि यहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी हुआ था। आपने उबर बुक किया तो ओला के ऊपर कोई केस थोड़ी कर दोगे आप। अगर ओला से कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ओला के ऊपर ही केस करोगे। जबकि टॉर्ट जो है, जिसके साथ भी आपने कमिट किया वही आप पे केस कर देगा, ठीक है। वही व्यक्ति आप पे क्या कर देगा, केस कर सकता, ठीक है। ये राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम का मतलब होता है ऐसा अधिकार जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट हो, ठीक है। एक लोक लक्ष्य अधिकार होता है, ठीक है।
सारे संसार के प्रति, यानी पूरे संसार का ये कर्तव्य हो जाता है कि आपके उस अधिकार को वो ना छीने। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आपका मोबाइल फोन रखा है, ठीक है, तो मोबाइल फोन रखा है आपका, तो अब ये पूरी दुनिया की ड्यूटी है कि वो आपकी मर्जी के बिना आपके फोन को ना छेड़े, ना छुए, ना उठाए। पूरे संसार की, इवन डोनाल्ड ट्रंप, इवन व्लादिमीर पुतिन, भाई आप कोई भी हैं, मेरा फोन है, तुम सबकी ये ड्यूटी है, नहीं छेड़ेंगे आप इसे। जबकि जो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो राइट इन पर्सोनम होता है। राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, राइट अगेंस्ट, अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन, एक व्यक्ति विशेष, जिससे कॉन्ट्रैक्ट है बस उसी के ऊपर केस करेंगे आप, उसके अलावा किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते। जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिससे आपकी संविदा हुई है। ओके। समझ आई बात? ठीक है, चलिए। अपकृत्य में क्या होता है? इसमें जो क्षतिकर्ता उस उद्देश्य, यानी मतलब जिसने वो क्षति पहुंचाई है, उस पर विचार किया जाता है कि प्रतिवादी और वादी के अधिकारों का जो उल्लंघन करता है, ठीक है, यदि प्रतिवादी कोई दोषपूर्ण कार्य सद्भाव या बाध्यता से करता है, तो वह वादी के प्रति किसी अपकृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं हो। मतलब उसमें ये देखेंगे कि भाई उसमें उसका कोई इविल इंटेंशन था कि नहीं था, नेग्लिजेंस था कि नहीं था, ठीक है, उन चीजों पे विचार किया जाएगा। ठीक है, सपोज करो अ, विराट कोहली, आप मैच देखने गए हैं, विराट कोहली ने सिक्सर मारा, ठीक है, बॉल आपको जाके लगी, सर फूट गया, आपने कहा विराट कोहली से मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। आपको क्या लगता है वहां कोई ऐसा विराट कोहली का कोई इंटेंशन रहा होगा? नहीं, नहीं ऐसा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर उद्देश्य में ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपने अगर ब्रीच किया है तो बस ब्रीच किया है, ठीक है, आपने ब्रीच किया है। जो टॉर्ट होता है उसमें डैमेजेस पहले से तय नहीं होते, याद रखिएगा, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। अनलिक्विडेटेड, अनलिक्विडेटेड मतलब अनिर्धारित। भाई क्या पता को सामने वाला व्यक्ति आपसे कितने डैमेजेस क्लेम कर लेगा, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी कितना दिलाना है और कितना सही है। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें से, उसमें पहले से ही ये तय हो जाता है कि भाई अगर आपने शर्तों का उल्लंघन किया तो आपको इतना देना पड़ेगा। जैसे बहुत बार हम समझते हैं कि भाई ठीक है, आपको डबल देना पड़ेगा, या तो आप ये काम करेंगे, अगर आपने बीच में मना की तो डबल ले लूंगा भाई, ठीक है। तो उसमें पहले से तय हो जाता है भाई इतना परसेंट आपको देना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो इसमें पहले से ही चीजें निर्धारित होती हैं, लिक्विडेटेड होती हैं। जबकि इसमें अनलिक्विडेटेड होती हैं, इसमें पहले से क्या पता कौन कितना क्लेम कर देगा, और आपको क्या ही पता होता है आपसे कोई टॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो डैमेजेस होते हैं वो न्यायालय तय करता है, कोर्ट तय करती है, ठीक है। इसमें पक्षकार करते हैं, ठीक है, इसमें दोनों पार्टी करती है। ठीक है, आपने कहा 2 रुपए, ठीक है 2 रुपए तो ठीक है, 2 रुपए, हाँ, दो 2 रुपए तय था ना सर, ठीक है 2 रुपए दे दो, चलो काम खत्म। ठीक है, इसमें कोर्ट डिसाइड करता है, ठीक है। इसमें प्रिविटी नहीं होती, ठीक है, पहले से कोई संबंध नहीं होता। इसमें पहले से ही संबंध होते हैं, सहमति के आधार पे ही आपकी वो बनी होती है। मैंने अभी बताया ना, इसमें आपका एक्सेप्टेंस हुआ होता है। जो संविदा है इसमें आपने स्वीकार्यता, स्वीकृति दी होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया होता है। जबकि जो टॉर्ट है इसमें कौन सी स्वीकृति देती है? कुछ भी नहीं। ठीक है, सहमति से होते हैं, इसमें पहले से कोई आपका संबंध नहीं होता, याद रखिएगा। टॉर्ट का मतलब है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब मैं तो इसको जानता भी नहीं, हाँ जानने की जरूरत भी नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है, बट हाँ अगर कोई आके क्लेम करे कि साहब मेरा इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आप कहें हैं ये कौन है, तो वो अच्छा जानते नहीं हो, कोई संबंध ही नहीं है पहले से, कोई सहमति वगैरह हुई नहीं है, तो थोड़ा सा चीजें डाउटफुल हो जाएंगी। इसमें आप जाने या ना जाने एक दूसरे को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें प्रिविटी नहीं होती।
कॉन्ट्रैक्ट में प्रिविटी होती है, पहले से कोई संबंध जरूर रहेगा। आपने आपने क्लेम किया, साहब उबर मुझे 1 लाख रुपए के डैमेजेस दे। कोर्ट ने पूछा क्यों? साहब इन्होंने मुझे मुंबई ले जाने के लिए बोला था। उबर आई, बोले साहब इन्होंने तो बुक ही नहीं किया, कोई बुकिंग ही नहीं है साहब इनके नाम पे, तो कोई संबंध ही नहीं, हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। तो यहां पर आपको प्रीविटी स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, संबंध को आपको प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं साहब मैंने बुक किया था, ये रही मेरी कस्टमर आईडी, ये रहा मेरा लॉगिन, ये रहा मेरा पेमेंट, ठीक है, वगैरह वगैरह। ठीक है। जबकि टॉर्ट में इन सब की जरूरत नहीं होती, किसी के भी अगेंस्ट टॉर्ट किया जा सकता है, आप उसे जाने या ना जाने, आपके बीच में कोई संबंध हो या नहीं हो। ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, क्या एक ही कृत्य अपकृत्य अपराध एवं संविदा भंगीकरण हो सकता है? इसको ध्यान से समझ रहा है। क्या एक ही एक्ट, आपने कोई एक चीज करी, सिंगल एक्ट, एक ही समय पे टॉर्ट भी हो जाए, वही चीज क्राइम भी हो जाए, और वही चीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए? क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। एक ही एक्ट एक समय पे टॉर्ट भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है। ठीक है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। देखिए दो तो, एक तो हो ही जाएगा, दो भी हो सकता है। चलो मैं आपको एक 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 एग्जांपल दूंगा सब चीजों। ठीक है। कोई एक्ट टॉर्ट हुआ, ठीक है, कब टॉर्ट हुआ? कोई अनुचित कार्य आपने कर दिया, उसके लिए वो डैमेजेस क्लेम कर लेगा। ठीक है। चलिए, नॉर्मल सी चीज है, तो इसको समझ रहा हूं। सर क्या टॉर्ट क्राइम भी हो सकता है एट द सेम टाइम? यस। जैसे डेफेमेशन, मानहानि। मानहानि एक ही समय पे क्राइम भी है और क्या है, टॉर्ट भी है। इसके लिए सजा भी दिलाई जा सकती है, जैसे 499, 500 IPC। ओके। और आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, साहब 1 करोड़ रुपए दिलाओ। तो टॉर्ट के लिए आप सिविल कोर्ट में वाद दायर कर देंगे, और क्राइम के लिए आप क्रिमिनल कोर्ट से। समझ आएगा? तो एट द सेम टाइम एक ही एक्ट टॉर्ट भी हो सकता है और क्राइम भी हो सकता है। बट सवाल यह है कि क्या तीनों हो सकता है? आंसर इज यस। आंसर इज यस। कैसे? इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है। सपोज करो एक पर्सन है ए, इसने एक गाड़ी खरीदी। ओके। गाड़ी खरीदी और नगर पालिका में उसे लगा दिया। ठीक है। नगर पालिका में उसे लगा दिया। अब ये चीज निर्धारित थी कि भाई ये जो गाड़ी है, ठीक है, जब शहर में चलेगी, जैसे कचरा वाली या कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होगी। इससे ऊपर इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी स्पीड 40, 45 या सपोज करो 70 किलोमीटर प्रति घंटा ये गाड़ी चलाई जाती है, जिससे क्या होता है, एक व्यक्ति को ये टक्कर मार देती है। ठीक है। वॉज नॉक डाउन बाय, ओके, नॉक डाउन कर देती है, चोट आ जाती है इसको। ठीक है। अब देखो, गाड़ी ने किसी को टक्कर मारी, चोट आई, खर्च हुआ होगा, उसका लीगल राइट का वायलेशन हुआ, तो टॉर्ट हो गया। ठीक है। नगर पालिका से ये तय हुआ था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार नहीं होगी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया।
आपने गाड़ी चलाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, जबकि तय हुआ था 40। और किसी को टक्कर मारी है, नेग्लिजेंस से आप गाड़ी चला रहे हैं, और उसके लिए एक कानून बना हुआ है कि आप अगर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं तो आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी होगा। ठीक है, तो लो जी, ये क्राइम भी हो गया। समझ आएगा। जब एक्सीडेंट होता है तो दो तरह की चीजें होती है उसमें। एक तो क्राइम आपने किया है, उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। ठीक है, और MACT, मोटर एक्सीडेंट क्लेम। ठीक है, इसके लिए बना है। उसमें आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, जैसे आपका की हड्डी टूट गई, आपको अस्पताल में मान लीजिए 1 लाख रुपए का खर्चा आया। ओके, तो इसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं। तो एक ही एक्ट, सिंगल एक्ट क्या हो गया, एक ही टाइम पे टॉर्ट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, और एक क्राइम भी हो गया। ठीक है, चलिए। क्या दुष्कृति की कार्रवाई में प्रीविटी आवश्यक है? इज प्रीविटी नेसेसरी टू सपोर्ट एन एक्शन इन टॉर्ट? क्या पहले से कोई संबंध होना दोनों का जरूरी है टॉर्ट में? तो आंसर इज बिग टाइम नो। ये जरूरी नहीं है कि जो पक्ष हैं दोनों, ए और बी, पहले से एक दूसरे को जानते हो, पहले से उनके बीच में कोई संबंध हो, कोई लीगल रिलेशनशिप हो। कोई जरूरत नहीं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट में तो जरूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है, एग्रीमेंट होता है। उसमें आपका एक दूसरे के प्रति एक लीगल रिलेशन स्टैब्लिश करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सपोज करो ए लापरवाही से गाड़ी चला रहा है। ये क्या जानता है कि इसकी गाड़ी के आगे एक्स आएगा, वाई आएगा, जेड आएगा, डी आएगा, सी आएगा, कौन आएगा, इसे तो पता नहीं है। कोई भी रैंडम आदमी इसके गाड़ी के आगे आया, उसको टक्कर लगी, चोट आ गई। तो क्या इनके बीच में कोई पहले से रिलेशनशिप का होना जरूरी था? आंसर इज नो। नो एनी लीगल रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड इन द टॉट। नो प्रिविटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रिविटी का मतलब होता है पूर्व संबंध, यानी पहले से उनके बीच में कोई लीगल रिलेशन स्टैब्लिश है कि नहीं है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, टॉर्ट में उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, क्योंकि टॉर्ट में क्या होता है, किसी भी जो विक्टिम होता है उसकी सहमति और इच्छा के खिलाफ उसको क्षति होती है। वो चाहता नहीं ऐसा। ना उसे ये सिद्ध करने की जरूरत है कि पहले से हमारा कोई एग्रीमेंट हो रहा था, ना उसे ये सिद्ध करने की जरूरत है कि मैं इसे पहले से जानता था। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। ठीक है, अपकृत्य संविदा से स्वतंत्र होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको इसकी परिभाषा में अगर आप दिखा, देखो, ध्यान से समझिएगा। अंडर, अपकृत्य एक ऐसा कार्य या कार्यलोप है जो कानून द्वारा अनाधिकृत तथा संविदा से स्वतंत्र है। ये संविधान ही होता है, ये संविदा से स्वतंत्र है, रतनलाल जी भी यही कह रहे हैं। तो इसमें कोई संविदा नहीं होती, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता पहले से। ठीक है, तो प्रिविटी की जरूरत नहीं है।